जय हिंद। दुनिया भर में 30 दशक के बीच में बहुत से चेंजेस आए हैं। उन्हीं में से कुछ चेंजेस की वजह से आज एशिया इतना समृद्धशाली है और एशिया के कई देश बहुत से इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से आज टॉप पर पहुंच चुके हैं, जैसे यूएस, ब्रिटेन वगैरह। कई बड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है कि एशिया में आए इस चेंज की वजह से एक नए दुनिया का आरंभ होने जा रहा है, वो दुनिया जो समृद्धि से पूरी भरपूर हो। तो आइए आज हम इन्हीं कुछ देशों के बारे में जानने का कोशिश करेंगे कि आज ये इकोनॉमिक में इतने ऊपर कैसे पहुंच गया। इनका शुरुआत तो हुआ था बहुत ही निचले स्तर पर अचानक से इन्होंने ऐसा कैसे एकदम से शिखर मार दिया। तो हम शुरुआत करते हैं वियतनाम से। वियतनाम के इतिहास में एक काला दाग है जो कि उसके भयानक युद्ध के इतिहास को दर्शाता है। पर आज वियतनाम में अचानक से इतने चेंजेस आए हैं कि वो आजकल न्यूज़ में रहने लगा है। न्यूज़ में क्यों रहने लगा है? क्योंकि उसका इकोनॉमिक चेंजेस इतना भयानक हो गया कि आज वियतनाम टॉप पर पहुंच चुका है। वियतनाम में एक टाइम पर 80-90 के दशक में उसके पर कैपिटा इनकम सिर्फ 200-300 डॉलर ही थी, पर आज देखिए तो उसके पर कैपिटा इनकम 2800 के करीब है। ये कैसे हुआ? ये हुआ 1986 में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इनोवेशन के लिए एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था डोइमो। उस कैंपेन का असली मकसद था कि वहाँ के इकोनॉमिक को सेंट्रल के हाथों से निकाल कर प्राइवेट के हाथों में दे देना, मतलब कि वहाँ के आम जनता के लोगों में, ताकि वहाँ की आम जनता अपना अच्छे से जीविका चलाने के लिए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ह्यूमन डेवलपमेंट तक वो जा सके और वियतनाम को एक नई ऊंचाइयों के साथ दुनिया में सबसे आगे ले जा सके। तो देखते हैं कि आज वियतनाम कहाँ तक पहुँचा है। वियतनाम के इस चेंज की वजह से वियतनाम फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक हब बन चुका है, जहाँ पर जापान, कोरिया, अमेरिका और साथ साथ चीन भी अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ही तेज़ी से किए जा रहा है। वियतनाम आज दुनिया भर में क्लोथ्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और साथ ही दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर भी है। वियतनाम को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट ने भी बहुत बड़ा साथ निभाया है। वियतनाम आज दुनिया के सभी देशों के साथ अपना बिजनेस अच्छा खासा फैला चुका है। उसने यूएस के साथ एफटीए, चाइना के साथ वन चाइना पॉलिसी और तो और एशियान संगठन के साथ साथ ट्रांस पैसिफिक ओशियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर चुका है, साथ ही डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन भी। तो आज वियतनाम, वो कहते हैं ना कि रोड पर खड़ा था, पर आज उसे ऊंचाई मिल ही चुकी है, उसने उतना मेहनत किया। तो चलिए आगे हम अपने प्यारे भारत के बारे में बात करते हैं। वियतनाम की तरह ही भारत भी अपने पॉलिटिकल उठापटक के साथ साथ बहुत ही स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ता आया है। ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस के साथ ही हमारे भारत को एक अच्छी राह मिल गई थी, बल्कि इसकी शुरुआत तो 1991 में हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भारत के मार्केट को दुनिया के लिए खोल दिया। दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत में आकर इन्वेस्टमेंट की, भारत के लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान की और भारत के लोगों को ही बिजनेस करना सिखाया, जिससे भारत एग्रीकल्चर से हटकर बिजनेस की तरफ बढ़ रही है और अपने लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रही है। भारत की इकोनॉमी जहां 1992 में सिर्फ $288 थी, आज वहीं $3 ट्रिलियन के पास पहुंच चुकी है। तो आप देख रहे हैं भारत कितने लंबे दूरी का सफ़र तय किया और कितनी जल्दी तय किया। तो इसीलिए आप सभी अपने स्ट्रगल को मत छोड़िए, हालांकि मैं भी नहीं छोड़ रहा हूँ, आप ही के साथ लगा हूँ। तो चलिए आगे समझते हैं। तो आज एग्रीकल्चर के साथ साथ भारत में सर्विस सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पर, यूँ कहिए कि सर्विस सेक्टर आगे निकल चुकी है एग्रीकल्चर से। आज भारत में 56% की ग्रोथ सिर्फ सर्विस सेक्टर की वजह से आई है। भारत के नए गवर्नमेंट ने भारत में नई नई नीतियाँ लाई, जिसके वजह से भारत अब मैन्युफैक्चरिंग के तरफ भी अग्रसर हो रहा है, जिसके वजह से भारत में इलेक्ट्रॉनिक और व्हीकल के साथ साथ बाकी के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी बनना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक हब के लिए भी जाना जाएगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भारत और भारत की जनता बहुत से प्रॉब्लम के साथ में गुजर रही है, जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स हैं ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम, बैड लेबर लॉस, करप्शन और साथ साथ इन्फ्लेशन है। और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट मुझे अभी तक जो जो याद आ रहा है मैं वो बताते जा रहा हूँ। बाकी आप सब तो समझदार हैं। तो इन वजह से भारत फिर भी ग्रोथ किए जा रहा है और उम्मीद है कि भारत का ग्रोथ कभी नहीं रुकेगा, जिसके वजह से 2 से 3 साल में भारत अपने $5 ट्रिलियन का सफ़र तय कर सकेगा। तो आगे चलते हैं और बांग्लादेश पर रुकते हैं। बांग्लादेश ने लगभग 20 साल में काफ़ी लंबी दूरी तय की है, जिसके वजह से पिछले 11 सालों से 7% के हिसाब से उसकी इकोनॉमी बढ़ती रहती है।
एक टाइम पे उसकी इकोनॉमी 2009 में $100 बिलियन से आज लगभग 400 बिलियन डॉलर के पास पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश भी पीछे नहीं रहा। इसके साथ साथ ही बांग्लादेश ने अपने देशवासियों के लिए अपना इकोनॉमी पूरी तरह से खोल दिया। इसके साथ ही उसने प्राइवेटाइज करने का फैसला लिया था, जिस वजह से बांग्लादेश में अधिकतर चीज़ें, बैंक, रेलवे और भी बहुत से चीज़ सभी प्राइवेटाइज्ड हो चुके हैं। बांग्लादेश के तरक्की का एक सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ के गारमेंट इंडस्ट्री। वहाँ पर लेबर बहुत ही सस्ते हैं, जिस वजह से गारमेंट का उत्पादन बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही सस्ते में हो रहा है। बांग्लादेश अपने देश में बने हुए गारमेंट्स का 86% सिर्फ एक्सपोर्ट करके ही कमाता है। पश्चिमी देशों की एक नीति थी जो थी कम डेवलप्ड देशों के लिए अपने मार्केट खोलना, जिस वजह से बांग्लादेश इतने धड़ल्ले से अपने इकोनॉमी को आगे ले जा पाया है। आज बांग्लादेश गारमेंट के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर में भी अपने पांव पसार रहा है। बांग्लादेश अभी तो सिर्फ $400 बिलियन की ही इकोनॉमी है। 2030 तक वो अगर ऐसे ही तरक्की करते रहा तो $800 बिलियन भी छू सकता है। आगे बात करते हैं इंडोनेशिया की इकोनॉमी के बारे में। इंडोनेशिया ने भी बाकी डेवलपिंग देशों के जैसे अपने पद को एग्रीकल्चर से हटाकर इंडस्ट्रीज के तरफ में ले जा रहा है, जिसके वजह से उसके ग्रोथ में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। जी हाँ, सिर्फ थोड़ा सा। उसके बाकी ग्रोथ के बारे में मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो इंडोनेशिया सिर्फ इंडस्ट्री वाला देश नहीं है, वहाँ पर बहुत से रिसोर्सेज हैं। जी हाँ, वहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत है। क्रूड पाम ऑयल, कोयला, गैस, कॉपर, बहुत से खनिज पदार्थ वहाँ पाए गए। उसी के साथ इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के लोगों के ऊपर बम्पार पैसे उछाले गए। उन खनिज पदार्थों की वजह से आज इंडोनेशिया ज़मीन से उठकर आसमान तक पहुँच गया। उन खनिज पदार्थों के साथ साथ इंडोनेशिया के इकोनॉमी को ऊंचाई छूने का एक और कारण है, वह है वहाँ की पॉपुलेशन। वहाँ की पॉपुलेशन पहले एक एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन थी जो कि एक बहुत ही गरीब थी। आस्ते आस्ते वहाँ पर नीड पैदा हुई। वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी तो थी नहीं, पैसे भी अच्छे खासे आते थे। उस नीड के वजह से इंडोनेशिया के लोगों ने अपने यहाँ पर इंपोर्ट करना शुरू किया, जिस वजह से आज इंडोनेशिया के पास लगभग 135 मिलियन कंज्यूमर्स हैं। और तो और यहाँ के मिडिल क्लास फैमिली भी अर्बनाइजेशन को बहुत ही तेज़ी से प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडोनेशिया भी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में बहुत ही आगे निकल चुका है। इंडोनेशिया 2030 तक चाइना और इंडिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी होगा एशिया में। आप सभी के मन में एक शंका होगी, एशिया में इतने सारे देश हैं पर हमने सिर्फ 4 को ही क्यों चुना? बात ऐसा है कि जो मैंने इन चारों देशों को चुना है, तो इन चारों देशों ने अपने तरक्की को ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया है, ना कि वे लोग आसमान में ही थे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये लोगों ने असली स्ट्रगल करके आज ये ऊंचाई छुए हैं, तो हमने इन्हें चूज़ किया। बाकी आप अपने तरफ से भी कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा देश कितना ऊंचाई और किस हद और किस हिसाब से छुआ है। पाकिस्तान का तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो नीचे था, नीचे है और नीचे ही रहेगा। एक टाइम पे उसे इंडिया के पास वापस आना ही पड़ेगा अपने मदद के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।